160 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। शुरू। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य द्वारा लाए गए इस विधेयक का मैं स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह विधेयक जिन भावनाओं से ओतप्रोत है, वह भावनाएं आज हमारे देश के समस्त सरकारी कर्मचारियों की हैं और जो दूसरे कर्मचारी हैं उनकी भी यही भावनाएं हैं। मैं अखिल भारतीय महासंघ का कई वर्षों तक अध्यक्ष रहा हूं, इसलिए मैं उनकी भावनाओं से भली भांति परिचित हूं। माननीय सदस्य, जिन भावना से यह विधेयक लाए हैं, मैं उन अपने को उसके साथ जोड़ता हूं। महोदय, यह न्याय का प्रथम सिद्धांत ही है कि बिना बचाव का अवसर दिए किसी को दंड नहीं दिया जा सकता। आपको उसे बचाव करने का अवसर देना चाहिए। यदि आप किसी कर्मचारी को बिना बचाव का अवसर दिए नौकरी से निकाल देते हैं तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा अन्याय और कोई नहीं हो सकता। अभी हमारे एक मित्र सदन में कह रहे थे कि इसके कारण सेवाओं में सुधार होगा। मैं समझता हूं कि इसमें सुधार नहीं होगा। इसको समाप्त करने की मांग भी बार बार सदन में उठती रही है। आप अगर किसी को बचाव का अवसर दिए बिना सरकारी सेवा से हटाने की बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि आप समाजवादी नहीं हैं। अगर आप सामाजिक न्याय नहीं दे सकते हैं तो आपको अपने आप को समाजवादी कहने का कोई हक नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि प्रजातंत्र के जो नियम हैं उनका आपको पालन करना चाहिए। इस संबंध में मैंने एक प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया था। इस पर सदन में बहस हुई थी तथा यह विचार व्यक्त किया गया था कि सरकारी कर्मचारियों को लोकतांत्रिक अधिकार मिलने चाहिए, राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए और इसका सभी दलों ने समर्थन किया था। उस समय जो गृह मंत्री थे उन्होंने भी इससे स्वीकार किया था। जहां तक सरकारी कर्मचारियों या मजदूरों के शोषण का सवाल है, मैं कभी उनसे अलग नहीं हो सकता। यदि मुझे अपनी भावनाएं प्रकट करने का अवसर दिया गया तो मैं अपने विचार अवश्य प्रकट करूंगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से और इस सदन के सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस विधेयक को सदन में स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। न्याय के समक्ष समुचित फैसला होने का अवसर सभी को मिलना चाहिए। कर्मचारी को दंडित करने से पहले कारण बताओ नोटिस देना चाहिए। वित्त मंत्री जी ने इस सदन में जो बजट प्रस्तुत किया है उस पर मैं भी अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं तथा इस चर्चा में भाग लेना चाहता हूं। इस बजट को बनाने के लिए सभी पक्षों द्वारा वित्त मंत्री जी की सराहना की जा रही है तथा उन्हें बधाई भी दी गई है। मैं इस बजट के संबंध में अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं। हर बार सदन में यह कहा जाता है कि देश से बेरोजगारी दूर की जाएगी, गरीबी हटाई जाएगी, किसानों को प्रोत्साहन देकर उनकी तरक्की की जाएगी। हमेशा यह कहा जाता है कि देश में समाजवाद लाने का प्रयत्न किया जाएगा तथा खुशहाली लाई जाएगी। कई बार सदन में इस संबंध में विधेयक भी पेश किए गए किंतु कुछ नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि देश की समस्याओं की ओर बजट में ध्यान नहीं दिया गया। आम आदमी चाहता है कि रोजमर्रा की चीजें उसे सस्ते मूल्य पर आसानी से मिल सकें। मंत्री महोदय के सारे बजट पर नजर डालने से यह लगता है कि इस बजट में कहीं पर भी ऐसा उल्लेख नहीं है जिनसे इन कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान हो सके। आम आदमी को इस बजट से अत्यंत ही दुख हुआ है। माननीय सदस्य जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। बजट में किसानों के प्रोत्साहन की ओर कहीं कोई उल्लेख नहीं है। किसान अपने खेत में जो भी गल्ला पैदा करता है, यदि सरकार उसके बेचने या खरीदने की अच्छी व्यवस्था कर दे और किसानों को उनके परिश्रम का उचित मूल्य मिल जाए तो वे भविष्य में अपने खेत में और अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। इस सदन में हमेशा इस विषय पर चर्चा होती है तथा किसानों की दशा सुधारने के लिए आश्वासन भी दिए जाते हैं, किंतु सरकार किसानों की समस्याओं को भूल जाती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बजट में कुछ संशोधन करने के लिए सरकार से अनुरोध किया जाए तथा उसमें महंगाई, बेरोजगारी आदि समस्याओं पर विचार करके कुछ ठोस कदम उठाए जाएं ताकि देश में जिस उद्देश्य के लिए प्रजातंत्र की स्थापना की गई वह कब पूरा हो सके और
आम जनता की भलाई हो सके। महंगाई के बारे में सभी जानते हैं कि सरकार इस बारे में असफल रही है। अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है। हमारे समाज में महिलाओं ने जो उन्नति की है उसे देखते हुए गर्व अनुभव हो रहा है। शिक्षा हो, खेलकूद हो, व्यवसाय हो या राजनीति, हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना महत्व कायम रखा हुआ है। आज जिस बिल पर चर्चा होने जा रही है वह भी एक अहम मसला है। महिलाओं को राजनीति में 30% तक आरक्षण देने के मुद्दे पर भी शीघ्र ही निर्णय होने की संभावना है। वर्तमान सदी महिला जागरण के नाम से प्रसिद्ध है। इस सदी में महिलाओं ने जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति की है। महिलाओं के विकास के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। वे अब आत्मनिर्भर हो रही हैं और आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न हो रही हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद आज महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है। विशेषकर महानगरों में दिन प्रतिदिन महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं। दहेज के नाम पर उन्हें सताया जा रहा है। हमें इस दिशा में न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने की आवश्यकता है ताकि पीड़ित महिलाओं को समय पर उचित न्याय मिल सके। सरकार द्वारा महिलाओं के सम्मान और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाए जाने भी जरूरी हैं। यदि समाज में लड़कियों की इस तरह लगातार उपेक्षा होती रहेगी तो धीरे धीरे उनकी संख्या बहुत कम होती जाएगी। इससे महिलाओं और पुरुषों की संख्या के अनुपात में इतना अंतर आ जाएगा कि जहां अब लड़कियों की शादी करना कठिन हो रहा है, वहीं एक समय ऐसा भी आएगा जब लड़कों के लिए लड़कियां मिलनी मुश्किल हो जाएंगी। जब दहेज के नाम पर लड़के वाले मनमानी कर रहे हैं और फिर उसी तरह लड़की वाले भी करेंगे। आप इस बात से अवश्य सहमत होंगे कि अपराधी को जितनी जल्दी हो सके सज़ा मिलनी चाहिए। जितना बड़ा अपराध उतनी कठोर सज़ा। जब तक अपराधी को नहीं मिलेगी तब तक अपराध की दुनिया में डर पैदा नहीं होगा और न ही अपराध कम होंगे। अतः यह अत्यंत जरूरी है कि इस संबंध में जल्द से जल्द ऐसे ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि महिला वर्ग में यह विश्वास पैदा हो सके कि वे समाज में सुरक्षित तथा सम्मानित जीवन व्यतीत कर रही हैं। अब गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने के पीछे सदन के माननीय सदस्यों ने अपने जो तर्क और सुझाव दिए हैं उन्हें मैं अंकित कर लिया है। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि यह सरकार इन सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार करके उचित निर्णय लेगी। लेकिन किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले मैं माननीय सदस्यों को सरकार का पक्ष भी बताना चाहता हूं। इस समय मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि सरकार ने पिछले वर्ष ही गन्ने के समर्थन मूल्य में 70 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की थी। इसके कारण सरकारी खजाने पर 1800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ा था। इस वर्ष भी गन्ना किसानों की तरफ से समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। सरकार किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखती है और हम हमेशा यह प्रयास करते हैं कि किसानों को किसी प्रकार का नुकसान न हो और उन्हें अपनी मेहनत का पूरा मूल्य मिले। लेकिन हर मांग को पूरा करना सरकार के वश में नहीं है। हमें दूसरी योजनाओं और परियोजनाओं के बारे में भी सोचना है जो व्यापक लोक हित वाली हैं। यदि हम सारा धन किसी एक ही क्षेत्र पर लगा देंगे तो दूसरे क्षेत्रों की अनदेखी होगी और उन क्षेत्रों में विकास कार्य रुक जाएगा। सरकार को सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास करना है। इसमें कृषि क्षेत्र का विकास भी शामिल है। सदन को यह बताना चाहता हूँ कि सरकार ने उत्तम किस्म के बीजों और खाद पर किसानों को राहत दी है। राज्य सरकारों को भी यह कहा गया है कि वे किसानों को अधिकतम बिजली उपलब्ध कराएं ताकि उनके खेत में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सके। गांवों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है ताकि किसानों को अपनी फसलें मंडी तक ले जाने में सुविधा हो सके। बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसानों को कम ब्याज और आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करें। यह सब बातें कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि सरकार हर तरह से किसानों की मदद करने की कोशिश कर रही है। फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाकर ही किसानों की मदद करने का आश्वासन देना उचित नहीं होगा। किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कोई भी सरकार उनकी अनदेखी करने का जोखिम
नहीं उठा सकती। इसलिए हम अपनी सभी योजनाओं में किसानों के हितों का पूरा ख्याल रखते हैं।